नमस्कार। वोकर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पद व्यवस्था के अंदर विशेषण किसे कहते हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए। जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता हो उस शब्द को क्या कहेंगे? उस शब्द को विशेषण कहेंगे। जैसे राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। तो यहां पर पूछ लिए कि लड़का है। इस शब्द में अच्छा क्या है? अच्छा राम संज्ञा का क्या है? विशेषण विशेषता है राम की। राम की विशेषता क्या है? वह है अच्छा है। तो यहां पर क्या आ गया? संज्ञा की विशेषता किसने बताई है? अच्छा ने बताई है। तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया। विशेषण होते हैं तीन प्रकार के कि एक तो होता है उच्च, एक होता है उच्चतर और एक होता है उच्चतम उत्तम। उच्च, उच्चतर और उत्तम, ये तीन क्या होती है इसकी अवस्था। जो उच्चतर है यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? उत्तर अवस्था भी कह सकते हैं। उत्तर अवस्था भी कह सकते हैं। जैसे आ गया अपना श्रेष्ठ। श्रेष्ठ शब्द है। उच्च व्यवस्था कौन सी है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि बता दिया राम अच्छा लड़का, तो ये उच्च विशेष उसकी विशेषता है, राम एक अच्छा लड़का है। उच्चतर क्या है कि जो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताई उससे ज्यादा तुलना की जाए। तुलना की जाए। अब जैसे श्रेष्ठ है, राम अच्छा है, तो इसका हो गया उच्चतर। श्रेष्ठतर हो गया। उच्चतर में क्या करेंगे हम? श्रेष्ठतर करेंगे। और उत्तम में श्रेष्ठतम। अगर पूछ लिया जाए कि जो श्रेष्ठतर है वो किससे होगा? ये एक आदमी से तुलना करनी होगी, एक या दो से तुलना की करनी होती है श्रेष्ठ तर की या फिर उत्तर की। उत्तर में एक की तुलना होती है। जैसे श्याम राम से अच्छा लड़का है, अच्छा है, तो श्याम राम से अच्छा है। यहां पर जो अच्छा शब्द है ये किसके लिए है? श्याम के लिए है। किससे है अच्छा? किससे तुलना किसके साथ की? राम के साथ की। तो ये कौन सी अवस्था आ गई? अगर पूछ लिया जाए प्रश्न में कि श्याम राम से अच्छा लड़का है, इसके अंदर इस वाक्य में HSSC में पूछा जाता है कि इस वाक्य में अच्छा कौन सी अवस्था है? विशेषणी कौन सी अवस्था है? अच्छा में कौन सी विशेषता, कौन सी अवस्था है? तो यहां पर अच्छा में जो अवस्था आएगी ना वो कौन सी आएगी? उच्चतर अवस्था आएगी। श्रेष्ठतर उच्चतर अवस्था मिलेगी। अब कहते कि उच्चतम अवस्था क्या होगी? जो उत्तम अवस्था वो क्या होगी? जो हमारी उत्तम अवस्था है वो क्या रहेगी कि श्याम श्याम सबसे अच्छा है, यानी कि सब में सबके तुलना की, सबके साथ तुलना की जाए सबसे अच्छा है। श्याम सबसे अच्छा है। तो यहां पर जो सबसे प्रयोग किया है यानी कि सबके साथ, सारी मंडली के साथ उसकी तुलना की गई है, इसे कहेंगे उच्चतम यानी उत्तम अवस्था। और उत्तर विशेषण उत्तर अवस्था कौन सी होगी? जो एक या दो के साथ तुलना की जाए। श्याम राम और रहीम से अच्छा है, एक या दो से, इससे ज्यादा नहीं। और अगर दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसकी विशेषता बताई जाए, तुलना की जाए, तो क्या होगा? वहां पर हमारी उत्तम अवस्था आएगी। ये आगे बताएगा कि विशेषण के जो भेद है वो कितने हैं। विशेषण के जो भेद हैं कितने प्रकार के? रोक दिया कर एक बार।
तो विशेषण के हमारे भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक वाचक। तो सार्वनामिक वाचक विशेषण। अब बात करते हैं हम गुणवाचक विशेषण की। तो जो गुणवाचक विशेषण है वो किस पर आधार करते हैं कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के उसके गुण का, दोष, रंग, आकार आदि का जो बोध कराते हैं वो क्या होते हैं, हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे बोल दिया गया कि वह काला कुत्ता भौंक रहा है, काला कुत्ता भौंक रहा है। अब ये पूछेगा तो जो HSSC है ना वो 4 ऑप्शन दे देगा इसके अंदर। ये पूछेगा कि काला, जो काला कुत्ता है वह क्या है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, कर्ता कारक, पुल्लिंग, एक वचन, एक वचन। तो जो हमने देखना क्या होगा, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है वो देखना होगा क्रिया से। अब काला कुत्ता बोला तो एक वचन है या बहुवचन है, तो वो कहां से देखेंगे हम, जो करता है कि भौंकने वाला कौन है, काला कुत्ता है। और कुत्ते का गुण क्या है, वह काला है। कुत्ते का गुण क्या है, वह काला है। तो इस प्रकार हम उसको पहचान लेंगे। तो ऑप्शन दिया था कि गुणवाचक विशेषण, कर्ता कारक, पुल्लिंग, एक वचन। तो ये ऑप्शन हमने ठीक कर देना है, सही उत्तर इसका ये लिख देना है। उसके बाद कहता है कि जो विशेषण है हमारा, गुणवाचक विशेषण है, इसके कितने प्रकार के होते हैं, कि किस किस प्रकार में ये रुकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, समय संबंधी होता है। पहला जो भाग है वो क्या है, समय संबंधित है, समय से संबंधित है। नया, पुराना, आधुनिक, ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे जो समय की सूचना देते हैं। आधुनिक, इनका विशेषण बनाना क्या करता है, समय के आधार पे करता है। दूसरा क्या है, स्थान संबंधी होता है। दूसरा स्थान से संबंध रखने वाला होता है। दूसरा क्या होता है, स्थान से संबंध रखने वाला होता है। अब जैसे स्थान क्या, अब ये किसी स्थान का नाम तो हम लेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, लंबा, चौड़ा, छोटा। तो ये सब क्या हो गया कि छोटा सा मैदान, लंबी लाइन। तो यहाँ पर ये क्या है, स्थान हो गए। तो स्थान के लिए हो गया हमारा गुण। उसका गुण क्या है, स्थान का गुण क्या है। उसके बाद आता है अपना आकार। क्या, स्थान के समान ही आता है आकार। गोल है, क्या आएगा आकार, गोल है, या फिर चकोर है, चकोर, सुडोल। तो ये सब कैसा आएगा, आकार में आ जाएगा। अब पूछ लेता कि दशा, व्यक्तिगत दशा कैसी होगी, उसकी जो दशा है वो कैसी प्रतीत होगी, दुबला है, मोटा है, पतला है। तो ये आदमी के बारे में जो उसकी होगी कि उसकी जो दशा है, तो दशा कैसी, दुबला, पतला। तो ये सब क्या है, दशाएं आ जाती हैं गुण संबंधी। आगे आता है कि इस दशा के बाद आता है हमारा वर्ण संबंधी। वर्ण कैसा, वर्ण रंग रूप को वर्ण कहते हैं। संस्कृत जो तत्सम शब्द वर्ण क्या है, तत्सम शब्द है, और ये रंग रूप आदि के लिए कहा जाता है। जैसे पीला, लाल, काला, नीला, हरा, ये सब क्या आया, वर्ण संबंधी गुण विशेषताएं, गुणवाचक के भाग आ गए। उसके बाद आता है कि उसके गुण। अब क्या है, वर्ण के बाद क्या आता है, गुण। तो वर्ण में क्या था, उसके रंग, काला, पीला, लाल। तो ये सब क्या है, क्या हो जाएगा, ये अपना गुण, वर्ण के आधार पर गुणवाचक हो गया।
अब गुण के आधार पे क्या होगा, जो गुण का आधार है वो क्या करेगा कि उसका गुण कैसा है, क्या है उसका जो गुण संबंधी है, अच्छा है, बुरा है, उचित है, अनुचित है, तो ये सब क्या है गुण होते हैं। जैसे अच्छा, भला, बुरा, उचित, अनुचित, ये सब किस पर आधारित होता है, गुणवाचक क्रिया पर, गुणवाचक सर्वनाम उस पर विशेषण पर आधारित करता है। और संज्ञा, एक संज्ञा ऐसी है, बाद में जो गुणवाचक रहता है वो किसके आधार में रहता है, संज्ञा के आधार में रहता है। अगर हरियाणा से है कोई तो हरियाणा क्या है, संज्ञा है। हरियाणा शब्द क्या है, हरियाणा तो संज्ञा है। ठीक है, अब इसको बढ़ाना हमने गुणवाचक विशेषण, तो क्या करेंगे, इसको हरियाणा से हरियाणवी बना देंगे, भाई हरियाणवी है, तो यहां पर क्या हो गया, हरियाणवी, हरियाणवी बोली सबसे अच्छी है। तो ये सब क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण के भाव हो गए, गुणवाचक विशेषण के भाव हो गए हैं। उसके बाद आता है संख्यावाचक। संख्या, दूसरा जो भाग आता है विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, ये वे विशेषण होते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। विशेषण कौन से विशेषण होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराने वाले, सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले होते हैं संख्या बोध। तो इतना याद रख लेंगे हम, संज्ञा, सर्वनाम, संख्या, बोध, तो कौन से हो गए, संख्यावाचक विशेषण हो गए। अब इसकी बात क्या कहते हैं कि जो संख्यावाचक विशेषण है कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। निश्चितवाचक और अनिश्चित वाचक विशेषण। पहला निश्चित में क्या है, सीधी सी बात है, हमने पता है निश्चित क्या होता है, वो निश्चित है, लिमिट है उसकी, एक लिमिटेड है। निश्चित को क्या बोलते हैं, लिमिटेड। अनिश्चित अनलिमिटेड। तो जो निश्चित है लिमिटेड वाचक है, जो निश्चित वाचक है तो वो कौन से हो गए, जितनी संख्या होती है 1 2 10 20 50 हजार 60 हजार, तो ये सब आ गया कि एक आदमी, एक आदमी खेल रहा है, या एक खिलाड़ी खेल रहा है। तो यहां पर जो एक है वो क्या है, आदमी की विशेषता क्या कि वह एक है, अकेला खेल रहा है। अनेक, कुछ मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान आए हैं। तो यहां पर क्या कहा कि कुछ मेहमान आए हैं, तो यहां पर क्या हो गया, कुछ जो शब्द है, कुछ है वो क्या है, अनिश्चितवाचक है, अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण है। तो ये दो प्रकार के संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो जो हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये होते हैं 6 प्रकार के। इसके उपभेद क्या है, 6 है। सबसे पहले आता है पूर्णांक, जो मैंने आपको बताया था, 1 1 2 10 100 1000 200,000। तो ऐसे क्या हो गया, संख्या को बताना, संख्या को बताना क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक उसका बताना है। अब दूसरा आता है अपूर्णांक। अपूर्णांक में जैसे हमारा कह देते हैं 1.25 2.5। अब यहां पर बोल दिया अपूर्णांक में कि 2.5 मीटर कपड़ा, तो यहां पर बोल दिया 2.5 मीटर कपड़ा, 1.25 रुपया। तो ये क्या हो गया, अपूर्णांक संख्याएं हो गई, अपूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब होता है क्रम बोधक। क्रम बोधक क्या कहता है, पहला उसके क्रम अनुसार दूसरा। तो जो क्रम अनुसार है वो कैसे चलेगा,
पहला, दूसरा, तीसरा आदि। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, क्रम बोधक विशेषण हो जाएगा, क्रम बोधक विशेषण हो जाएगा। अब इसकी आगे की बात करते कि तो क्रम क्या था, पहला, दूसरा, तीसरा था। आवृत्ति होता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यानी कि वह तुमसे 2 गुना बलशाली है। राम तुमसे 2 गुना बलशाली है। तो यहां पर जो शब्द है ना 2 गुना, ये क्या कहेंगे हम इसे, ये क्या कहेंगे, आवृत्ति 2 गुना, राम तुमसे 2 गुना बलशाली है। तो इसे क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक का आवृत्तिवाचक, आवृत्ति बोधक विशेषण कहेंगे। अब पूछ लिया समूह बोधक कौन सा है, निश्चित का ही जो पांचवा वो क्या है, समूह है। 8 संख्या में गिनाने पड़ेंगे। ये नहीं समूह में जो टीम है ना, तो क्या उसको संख्या में बताएंगे, 8, 5, 7। तो इस प्रकार से क्या होगी, उसकी संख्या को बताना, समूह में बताना, उस संख्या को समूह में बताना। आ गया था प्रत्येक बोधक, प्रत्येक को एक, हर एक व्यक्ति, अब जैसे पंक्ति में बैठ खड़े है ना, एक एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को धन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो एक एक व्यक्ति के पास धन होना चाहिए, एक एक व्यक्ति को धन मिलना चाहिए। तो ये सब क्या हो गया, प्रत्येक का, प्रत्येक व्यक्ति की बात की गई है, इसीलिए प्रत्येक बोधक संख्यावाचक शब्द हो गया। अब आता है अनिश्चित वाचक, इसके बाद अनिश्चित वाचक। अनिश्चित वाचक जो विशेषण है, ये अनिश्चितता दर्शाता है। जैसे ये अनेक प्रकार से दर्शाता है। कई बार कुछ ऐसे पूर्णांक शब्द होते हैं कि जो है तो पूर्णांक, अब पूर्णांक में क्या कहा था कि निश्चितवाचक विशेषण रहेगा, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांक एक वाक्य में प्रयोग कर दिए जाए तो वो अनिश्चितवाचक वो विशेषण बढ़ जाता है। अब जैसे इसका बताऊंगा मैं आपको कि है पूर्णांक शब्द है 40, पूर्णांक शब्द है 50, पूर्णांक शब्द है कि 40 और 50 दोनों क्या है, पूर्णांक शब्द है कि नहीं है। सीधी सी बात है कि जो 40 है, 40 में बढ़िया भाई, ठीक है, कि जो 40 है और जो 50 है, दोनों क्या है, पूर्णांक शब्द है। लेकिन दोनों को प्रयोग कर दिया हमने, 40, 50 व्यक्ति वहां खड़े हैं, वहां खड़े हैं। तो यहां पर जो खड़े हैं ना, ये हमारा कन्फर्म नहीं है। निश्चित में क्या है, लिमिट होती है कि इतने हैं, वो प्रॉपर है कि 40 के हैं तो 40 है, 50 है तो 50 है, 52 है तो 52 है। लेकिन ये कह दिया 40 या 50, यानी 41 हो सकते, 42 हो सकते, 43 हो सकते, 40 और 50 के बीच में हो सकते हैं। तो ये संदेह है यहाँ पर, करीब शब्द जहां मिल जाए, या करीब शब्द जहां आपको मिल जाए, किसी भी वाक्य में करीब शब्द मिल जाए, या फिर 2 पूर्णांक एक साथ आ जाए, तो वहां पर अनिश्चितवाचक विशेषण होगा। करीब शब्द आ गया, शायद आ गया, तो शायद, ये सब शब्द क्या है, अनिश्चितता का बोध कराते हैं। कई, जो कई शब्द है, अनेक शब्द है, अनेक, कुछ, ये सब क्या है, आधा, अनिश्चितता का बोध है। अनिश्चित है, वो निश्चित नहीं है, इसीलिए क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बढ़ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बढ़ जाएगा। आगे परिमाणवाचक, इसके अंदर क्या होता है, नाप, किसी प्रकार का नाप हो, तोल, मापना, किसी चीज को नापना है, किसी चीज को तोलना है, तो ये सब क्या है, परिमाणवाचक आते हैं। जैसे आधा लीटर दूध,
परिमाणवाचक कि जो नाप है, तोल है, किसी प्रकार का तोलना, किसी को मापना, क्या कहलाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अब यहाँ पर बोल दें कि एक सेर मैंने कितना होता है? किलो। एक सेर गेहूं, एक सेर गेहूं। तो यहाँ पर जो गेहूं है वो कितना है? एक सेर है, माप दिया, नाप दिया उसको, तो ये कौन हो गया? निश्चित हो गया, निश्चित मान। अब यहाँ पर भी निश्चित आएगा, संख्यावाचक में निश्चित आएगा, दूसरा परिमाणवाचक में निश्चित आएगा। यहाँ पर जो निश्चित आएगा वो तोल का भाव मिलेगा, वो तोल मिलेगा, लंबा मीटर में मिलेगा, लीटर में मिलेगा। साथ में जो तोलना होता है, मापना होता है, उसके साथ डिग्री मिल जाएगा कि 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब ये निश्चित वाचक होता है कि उसका निश्चित है। अनिश्चित क्या होता है? अनिश्चित के अंदर आएगा जो अनलिमिटेड है, जिसको मापा नहीं है, जिसको तोला नहीं है, तो क्या कहेंगे? थोड़ा सा, थोड़ा, ज्यादा। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? अनिश्चितता का बोध कराते हैं, यानी कि निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता का बोध कराते हैं। अब अपना बचता है चौथा पार्ट, रहता है सार्वनामिक विशेषण, कि जो सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम दोनों के अर्थ को सार्वनामिक यानी कि जो सर्वनामिक विशेषण है वो कौन से है? संज्ञा या सर्वनाम के स्थान में प्रयोग होने वाले विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम के स्थान में प्रयोग होने वाले। कि इसको कैसे कहेंगे हम? कि जब कोई ऐसा सर्वनाम है, शब्द है, संज्ञा, जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों के स्थान में उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे नगर शब्द है, नगर क्या है? नगर क्या है? एक संज्ञा है। तो अगर पूछ लिया जाए कि इसका हम विशेषता क्या बनाएंगे? कि नगरीय लोग, नगरीय। शहर शब्द है, शहर, शहर क्या है? संज्ञा है, तो शहरी, शहर से क्या हो जाएगा? शहरी। तो ये शब्द क्या है? शहरी व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि शहरी व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, अपने तक सीमित रहते हैं। तो ये सब बातें हम प्रयोग कर सकते हैं। ग्राम है, गांव है, तो गांव जो शब्द है, कि जो सर्वनामिक विशेषण था ना, कि नगर से नगरीय हो गया, शहर से शहरी, गांव से ग्रामीण शब्द आ जाएगा। ग्रामीण व्यक्ति क्या आ जाएगा? ग्रामीण व्यक्ति हृदय के उदार होते हैं। तो हृदय से क्या है? वो उदार है, उनकी उदारता क्या है? उदार आ गया। अब सार्वनामिक जो विशेषण है ये हमारे कैसे होते हैं? कि ये अलग अलग होते हैं, जो व्युत्पत्ति पर होते हैं। एक तो होता है मूल, व्युत्पत्ति का आधार क्या होता है? एक तो मूल होते हैं और एक होते हैं यौगिक। मूल और यौगिक दो प्रकार के होते हैं। मूल यानी कि जो रूढ़ है, जो मुख्य है, जो ऐसे सार्वनामिक विशेषण जो मुख्य होते हैं, जिनको कुछ किसी के साथ जोड़ा नहीं जाता, लेकिन ये आते कब हैं? जब संज्ञा से पहले सर्वनाम प्रयोग किया जाए। और किसके लिए प्रयोग किया जाए? विशेषण के लिए प्रयोग किया जाए। कि ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा से पहले प्रयोग करके उसी संज्ञा के लिए और आगे उसकी विशेषता बताई जाए, तो यहां पर क्या होगा? वो मूल सार्वनामिक विशेषण होगा। तो यहां पर मूल जो शब्द है, मूल सार्वनामिक विशेषण है। मूल सार्वनामिक विशेषण कहता है कोई, अब कोई शब्द क्या है? मूल है। तो कोई लड़का मेरा कार्य कर सकता है, मेरा कार्य करेगा। तो यहां पर कोई क्या है? वो मूल शब्द है, मूल सर्वनाम है। तो ये लड़का, कोई लड़का अब मेरा कार्य करेगा। तो यहां पर क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण मूल हो गया। यौगिक, जो योग जुड़कर यानी कि योग से बने, कि इतना सा जल लाना, इतना सा जल लाना, लेकर आना,
तो यहाँ पर जो इतना है ना, इतना सा, ये इतना शब्द क्या है, यौगिक है। इतना शब्द क्या है, यौगिक है। तो यहाँ पर जो यौगिक शब्द है और मूल शब्द है, अब कोई तो क्या है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, जुड़ा ही नहीं किसी से, तो इतना हो गया। अब यौगिक क्या हुआ, इतना हुआ, इतना में क्या हुआ, तो वो जुड़ के बना हुआ है, इतना सा जल लेकर आना, तो ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। और उस अब ये जो चार भेद थे हमारे विशेषण के, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, तो इनसे अलग जो हमारा बचता है दो जो सर्वनाम है ना, सर्वनामिक में कि जितने भी सर्वनाम है हमारे, केवल निज और पुरुषवाचक को छोड़कर, निजवाचक और पुरुषवाचक को छोड़कर जो हमारे सर्वनाम बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, विशेषण में मिल जाते हैं, विशेषण में लीन हो जाते हैं। जैसे अब इससे इन दोनों को तो हमने छोड़ दिया, इनको तो छोड़ना है, क्या आ गया, इसके बाद आता अपना प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, और दूसरा जो बचता है प्रश्नवाचक के बाद बचता है हमारा संबंधवाचक। प्रश्नवाद के बाद क्या बचता है हमारा, संबंधवाचक बचता है। संबंधवाचक में संबंधवाचक में क्या आएगा, जो, जैसा, ऐसा, तो ये ऐसे शब्द आपको संबंधवाचक में, संबंधवाचक विशेषण में मिलेंगे कि ऐसा होता, जैसा बोएगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये सब लोकोक्तियों के अंदर ज्यादातर प्रयोग होता है कि जैसा करेगा वैसा, तो एक दूसरे के साथ संबंध हो गया इस वाक्य का, जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो वैसा भरेगा किसके साथ है, जैसा करेगा के साथ इसका संबंध हो गया है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो इसके साथ क्या हो गया, संबंध हो गया। प्रश्न में कि कोई व्यक्ति आया है, कोई व्यक्ति आया है, तो यहां पर कौन, ये नहीं पता कि हमें कौन आया है, बस कोई व्यक्ति आया है, कोई ना जाने कौन है, एक व्यक्ति आया है, उसकी विशेषता क्या है कि हम उसको जानते नहीं है, तो अनजान व्यक्ति आया तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कोई व्यक्ति कर देंगे। ये हमारे विशेषण पद व्यवस्था के अंदर विशेषण भाग हुआ है। अब इसके बाद करते हैं हम हमारी क्रिया, कि क्रिया किसे कहते हैं। चौथा जो भाग है वो क्रिया है, और ये पद व्यवस्था में तो चौथा है। अगर पूछ लिया जाए शब्द का, शब्द व्यवस्था का कौन सा भाग है, तो शब्द व्यवस्था का ये 8वां भाग है। शब्द व्यवस्था कौन सा है, 8वां भाग है। पद व्यवस्था कौन सा है, चौथा भाग है। क्रिया कि जहां पर किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, तो क्रिया कौन होगी, जहां पर किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। तो यहां पर जो होना या करना है तो वो क्रिया कहलाती है, जैसे खाना, गाना, जाना, तो ये सब क्या है, क्रिया है। क्रिया के भेद कितने हैं, 2 प्रकार, कर्म के आधार पे, किसके, कर्म के आधार पे 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं ये स्वतंत्र होती हैं, अकर्मक जो क्रिया है ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है और ये इसमें कर्ता के अनुसार चलती है। तो जो अकर्मक क्रिया है, जैसे राम खेलता है, राम खेलता है, तो यहां पर जो क्रिया है राम खेल रहा है, ये तो नहीं पता ना मैं कि यहां पर खेल क्या रहा है, राम जो है वो क्या खेल रहा है इसका हमें पता नहीं है। तो यहां पर जब पता होगा कि राम, जो राम है वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेलता है, तो यहां पर जो फुटबॉल शब्द होगा वो क्या होगा, कर्म आ जाएगा। इसका कर्म है कि राम फुटबॉल से खेलता है, तो कर्म सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और अकर्मक क्या हो जाएगी, राम खेलता है, यानी कि कर्म से रहित, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, केवल कर्ता और क्रिया होती है, तो वो कौन है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। तीसरी होती है अन्य, ये तो मुख्य होती है दोनों, एक होती है द्विकर्मक क्रियाएं,
द्वि कर्मक, यानी जिसके अंदर दो कर्म हो, जिसके अंदर कर्म क्या हो, दो हो। राम ने, अब कर्ता कौन आ गया, राम ने रावण को बाण से मारा, रावण को और बाण से मारा। क्रिया क्या है, मारना। कर्ता कौन, राम। अब दो कर्म कौन से आगे, पहला कर्म तो आ गया रावण को, और दूसरा कर्म क्या, बाण को, बाण से, यानी कि राम ने रावण को बाण से मारा। तो ये दो कर्म में क्या आ गई, दो कर्म, द्वि कर्मक क्रिया आ जाएगी। सकर्मक, राम फुटबॉल खेलता है। अकर्मक, राम खेलता है जिसमें कर्म नहीं है। अब आता है कि क्रिया से एक चीज और आती है, क्रिया से एक चीज आती है धातु। धातु संस्कृत शब्द है, लेकिन हिंदी में क्या प्रयोग होगी कि क्रिया का मूल शब्द, क्रिया का मूल रूप धातु है। जो क्रिया का मूल रूप है वो क्या है, धातु कहलाती है। जो क्रिया का मूल रूप है धातु है। अब जैसे जाना शब्द है, जाना क्या है, धातु है। जाना शब्द है, धातु क्या है, क्रिया तो जाना है, तो धातु क्या है, जा धातु है। जा क्या है, धातु है। और ना शब्द लगने के बाद इसका क्या हो जाएगा, क्रिया बढ़ जाएगा। ऐसे शब्द, अब इसकी पहचान क्या रहेगी धातु की, ऐसे शब्द जिनके पीछे ना लग जाए, कि ऐसे शब्द जिनके साथ ना जुड़ने पर, ना शब्द, ना जो प्रत्यय है ये जुड़ने पर क्रिया रूप बन जाए, क्रिया शब्द बन जाए। ना जुड़ते ही क्या बन जाएगा, वो क्रिया शब्द बन जाएगा। वो सब क्या है, वो शब्द क्या है, बन जाता है। तो वो शब्द क्या हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे। यानी कि कोई भी शब्द आपका इस पूरे शब्द भंडार में कोई भी ऐसा शब्द है जिसके बाद ना प्रत्यय लगने से क्या हो जाता है, जिसके बाद ना प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा, धातु बन जाएगी, वो क्रिया बन जाएगी। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, धातु कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। धातु कितने प्रकार की होती है, मूल धातु जा, खा, गा, तो ये सब क्या है, मूल धातु है। अब इसका क्या कहेंगे, यौगिक कौन सी होंगी, फिर जो यौगिक है वो प्रत्यय आदि जुड़कर क्या हो जाएगा, जैसे जा से जाना यौगिक है, यौगिक धातु है या यौगिक, ये यौगिक धातु। खा से खाना, गा से गाना, तो ये सब क्या होगी, यौगिक धातुएं हो जाती हैं। अब बारी आती है कि रचना की दृष्टि से, किसकी, रचना की दृष्टि से जो भेद है, रचना की दृष्टि से जो भेद है, किसके, क्रिया के जो भेद है वो कितने हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने प्रकार के हैं। तो रचना की दृष्टि से दो भेद हैं, पहला आता है रूढ़ और दूसरा आता है यौगिक। दूसरा क्या है, पहला क्या है रूढ़, दूसरा यौगिक। अब जो रूढ़ धातुएं हैं, तो रूढ़ धातुएं कितने प्रकार के, जो हमारा रूढ़ है, रूढ़ होती है धातु से बनी हुई यौगियों। अब जैसे जाना है, जा धातु है, जाना, पढ़ना, पढ़ना क्या है, रूढ़ है, पढ़ना, लिखना, तो ये क्या है, रूढ़ है। लेकिन अब यौगिक क्रिया की बात करें, ये तो धातु थी, जाना, खाना, गाना, ये क्या थी, धातुएं थी। अब बात किसकी है, यौगिक क्रिया की बात है। यौगिक क्रिया
अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से संयोग में आती है। सबसे पहले आती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु, जो नाम धातु क्रियाएं हैं ये संज्ञा के स्थान में, जैसे नाम के स्थान में, जैसे बात, बात शब्द है, बात से क्या हुआ, बात से बताना, बता नाम धातु हो गई, नाम धातु क्या हो गई, बता, बात नाम धातु क्या होगी, बता, और क्रिया क्या हो जाएगी, बताना, ना आप बाद में लगा देंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगी, ये हमारी नाम धातु क्रियाएं हो जाएंगी। अब आगे क्या कहता है, सर्वनाम से, सर्वनाम से क्या होगी, नाम धातु वो भी तो आती है ना। तो अपना शब्द है, क्या है, अपना, अपना से क्या आएगा, अपनाना, अपनाना, तो अपनाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो ये सब हमारी नाम धातु क्रियाएं आ जाएंगी, नाम के द्वारा उत्पन्न होने वाली। अब आगे क्या कहता है यौगिक में, तो जो संयुक्त क्रिया हमारी ये दो प्रकार की है। एक तो होती है संज्ञा के साथ जुड़ना, किसके साथ है, संज्ञा शब्द आदि के साथ जुड़कर। संयुक्त है, संयुक्त का क्या होता है, जोड़ना होता है, संयोग करना होता है ना। तो संज्ञा के साथ जुड़कर जो क्रिया प्रयोग होगी। दूसरा क्या आएगा, एक तो संयुक्त किसके साथ, संज्ञा के साथ जुड़ गई, दूसरा किसके साथ जुड़ेगी, दूसरा आएगी क्रिया के साथ, क्रिया जुड़ना, किसके साथ है, क्रिया के साथ क्रिया का जुड़ना। अब क्रिया के साथ क्रिया जो जुड़ी है, अब जैसे ये देखो, नाश क्या है, संज्ञा है, नाश, नाश करना क्या है, करना क्रिया है। तो एक शब्द बने, संयुक्त क्रिया बन गई, नाश करना, नष्ट कर देना, नष्ट कर देना, नाश करना। अब क्रिया कर पाना, कर भी और पाना दोनों क्या है, क्रिया है। क्रिया के जो साथ है ना, तो वो कौन कौन है, यहाँ पर कर शब्द है और यहाँ पर क्या है, पाना है। तो दोनों क्या करेंगे कि यह कार्य कर पाना या आसान था, तो क्या यह कार्य कर सकते हैं, तो सकना भी क्या है और कर भी, दोनों क्या है, संयुक्त क्रिया है, दोनों किसकी है, संयुक्त क्रियाएं आती हैं। तो जो दोनों थी वो क्या थी, संयुक्त क्रियाएं थी। और अब आगे क्या कहता है, क्रिया के साथ जो क्रिया आती है, तीसरा जो भाग है ना इसका, वो आता है क्रिया सह क्रिया, क्रिया और क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की बात करेंगे। जो प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी कि किसी को प्रेरणा देना, प्रेरणा से, इसमें दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रथम, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और दूसरी होती है द्वितीय। तो दो प्रकार की होती है। प्रथम जो होती है, जैसे उठ क्रिया, उठ है, उठ, उठ धातु है, मूल धातु उठ, उठना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। और उठवाना, उठवाना क्या होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। यानी कि किसी भी धातु को प्रेरणा देना, किसी धातु की प्रेरणा देना क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उठ से उठना, और लिख से क्या आएगा, लिख से आएगा अपना, लिख धातु है, लिखना, लिखवाना, किसी से लिखवाया जा रहा है तो लिखवाना। अब आगे क्या कहता है, चौथा जो पार्ट है वो अनुकरणात्मक धातु होती है, अनुकरण। अब अनुकरण क्या होता है, किसी का उसका अनुकरण करना, उसके पीछे चलना, उसके अनुसार चलना, या फिर आवाजों से। आपको इस बात का पता है कि व्याकरण के अंदर जो व्याकरण है उसमें केवल शब्दों को महत्व दिया जाता है। तो जो आवाज है, आवाज के पीछे चलना, जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, कुत्ता क्या करता है, भौं भौं करता है, तो क्या होगा, भौंकना। ये अनुकरणात्मक क्रिया है। बकरी में करती है, में से मिमियाना, तो ये क्या अनुकरणात्मक क्रिया है। कोयल कू कू करती है, कू कू से कूकना,
यानी कि आवाजों के द्वारा जो उनकी आवाजें होती है, उनकी बोलियां होती है, उनसे जो क्रिया उत्पन्न होती है, जीव जंतुओं की आवाजों से जो क्रिया उत्पन्न होती है उसे क्या कहेंगे? अनुकरणात्मक क्रिया कहेंगे। गाय का रामना, भैंस, और उसके बाद है शेर का दहाड़ना, तो ये सब क्या है? उनकी बादलों का गर्जना, तो ये सब क्या है? अनुकरणात्मक क्रियाएं होती हैं। ये हमारी चौथा जो भाग था इसका पद व्यवस्था का, वो था क्रिया। अब इसके बाद हम करेंगे अव्यय। तो आशा करता हूं आपको क्रिया और विशेषण दोनों ही भेद समझ में आए होंगे। कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो विषय आपके समझ में ना आया हो, जो भी विषय आपके समझ में नहीं आया है, या कोई प्रश्न आपके मन में है, तो कृपया कमेंट करें ताकि मैं आगे आपको उसके बारे में विशेष रूप से खोलकर बता सकूं, समझा सकूं, उसे परिभाषित कर सकूं। धन्यवाद।